नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इस वीडियो में तिर्यक प्रक्षेप्य गति के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तिर्यक प्रक्षेप्य गति का जो पथ का समीकरण है वो क्या होता है, उड्डयन काल देखेंगे, साथ में क्षैतिज प्रास और अधिकतम ऊंचाई के फॉर्मूले देखेंगे। विद्यार्थियों, साथ में हम प्रक्षेप्य गति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ में हम प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में करेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर कर लेना है। इनसे जुड़ी हुई थ्योरी, कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकें, सॉल्व कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति की, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। होती क्या है, देखिए, हमने लास्ट टॉपिक में जब कोई पार्टिकल एक सरल रेखा में गति करता है तो हम किसी कण की ऊर्ध्वाधर गति के बारे में भी देखा था कि यदि किसी पार्टिकल को पृथ्वी की सतह के लंबवत, मतलब ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो ठीक ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा। एक सरल रेखा में वो गति करता है। लेकिन यदि किसी पार्टिकल को पृथ्वी के तल से या हम कहें क्षैतिज से किसी एंगल पर फेंका जाए तो उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं कि ये क्षैतिज से किसी कोण पर गुरुत्व के अधीन जो पिंड की गति होती है उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखिए, जो प्रक्षेप्य गति का हम अध्ययन करेंगे उसमें कुछ हम पोस्टुलेट्स लेकर चलेंगे, कुछ अभिग्रहित लेकर चलेंगे। जैसे हम वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य मानकर चलेंगे कि वायु का कोई प्रतिरोध काम नहीं कर रहा। पृथ्वी की वक्रता को हम नगण्य मानकर चलेंगे। साथ में पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति के प्रभाव को हम नगण्य मानकर चलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को संपूर्ण गति के दौरान एक समान लेकर चलेंगे। तो कुछ चीजें हैं जिनको हम कंसीडर करके चलते हैं। हालांकि वो उनका प्रभाव होता है लेकिन हम उनको क्या करके चल रहे हैं, नगण्य लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कौन सी चीजें हम नगण्य लेकर चलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। प्रक्षेप्य गति क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर हम बात करेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य गति है, उसमें हम जो तथ्य हैं उनको एक एक करके हम लेंगे। चलिए, सबसे पहले देख लीजिए प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, किसी पिंड को पृथ्वी के तल से या पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर गुरुत्व के अधीन कराई गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप्य गति कहलाती है कि गुरुत्व के अधीन पिंड गति करेगा। पृथ्वी की सतह से हम थीटा कोण पर उसे फेंकेंगे तो उस गति को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। क्लियर। चलिए, मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं कि ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये है क्षैतिज तल, पृथ्वी की सतह, और इसको हम अक्ष एक्सिस लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलने वाले हैं, अक्ष एक्सिस। और ये है पृथ्वी की सतह के ठीक लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा। इस ऊर्ध्वाधर दिशा को हम वाई एक्सिस दिशा में लेकर चल रहे हैं। ये वाई दिशा में है। कौन सी दिशा में है, वाई दिशा में। अब हम किसी पिंड को इस तरीके से फेंक रहे हैं ऐसे, तो जो पिंड है उसका पथ है वो परवलयाकार होगा। इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति को हम क्या कहेंगे,
प्रक्षेप्य गति कहते हैं, और जो पिंड गति करता है उसको हम प्रक्षेप्य कहते हैं। क्लियर? अब देखो कुछ अभिग्रहित कुछ चीजें हम कंसीडर करके चलेंगे संपूर्ण गति के दौरान। तो देखिए उनमें से हम क्या क्या लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो वायु का प्रतिरोध, वायु का प्रतिरोध इसको हम नगण्य लेकर चलेंगे। वायु का प्रतिरोध होता है लेकिन इसको हम क्या लेकर चलेंगे, नगण्य मानकर चलेंगे। ठीक है। इसके साथ में पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, घूर्णन का प्रभाव इसको हम नगण्य मानकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति करती है और प्रक्षेप्य गति के दौरान भी घूर्णन गति करेगी, उसको भी हम नगण्य यहां पर लेकर चलेंगे। साथ में देखिए घूर्णन का प्रभाव हो गया, पृथ्वी की वक्रता, पृथ्वी की वक्रता हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी का सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, वो क्षैतिज पृष्ठ नहीं होता, बट हम उसको एकदम सीधा समतल क्षैतिज पृष्ठ लेकर चलेंगे। वक्राकार होता है क्योंकि पृथ्वी हम जानते हैं गोल होती है, तो उसकी जो वक्रता है उसको भी हम नगण्य मानकर चलेंगे। इन सब को, पृथ्वी की वक्रता को नगण्य माना जाता है। इन सब को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानते हैं। क्या मानेंगे, नगण्य माना जाएगा। क्लियर? देखिए एक महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को एक समान मानेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, हालांकि हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाता है। ऊंचाई के साथ में और गहराई के साथ में जी की वैल्यू घटती है, लेकिन यहां पर हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, संपूर्ण गति के दौरान गुरुत्वीय त्वरण जी रहेगा। क्लियर? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी को नियत मानकर चलेंगे, नियत मानकर चलते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये सारी चीजें बेसिक है और इन्हीं से ही हम आगे के जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस वीडियो में हम केवल और केवल तिर्यक प्रक्षेप्य गति का अध्ययन करेंगे। तिर्यक प्रक्षेप्य गति का मतलब यह है कि हम किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकेंगे। ये जो डेफिनेशन मैंने दी है वो एक तरीके से तिर्यक प्रक्षेप्य गति की है। हम अगले वीडियो में क्षैतिज प्रक्षेप्य गति भी पढ़ेंगे। उस क्षैतिज प्रक्षेप्य गति क्या होगी कि हम किसी बिल्डिंग पर, पहाड़ पर खड़े हैं और पिंड को हम क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, तो वो इस तरीके से जाकर गिरेगा। इधर फेंका तो ऐसे होकर इस तरीके से जाकर गिरता है, तो उस गति को हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, क्षैतिज से किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, तो क्षैतिज से किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, ऐसे आ रहा है तो कण ऐसे जाकर गिरेगा। ठीक है, आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत बार गेंद को फेंक कर देखा होगा। तो गेंद को जब हम फेंकते हैं, किसी एंगल पर फेंकते हैं, तो उसकी जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति ही होती है। और संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान हम गुरुत्वीय त्वरण जी को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, नियत लेकर चलेंगे। क्लियर? फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति के दौरान देखिए हम संपूर्ण, जब हम इस प्रक्षेप्य गति का अध्ययन करेंगे तो देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर लेकर चलना है। गुरुत्वीय त्वरण किधर लेकर चलेंगे, नीचे की ओर लेकर चलेंगे। घटकों का वेग है उसको हम घटकों में वियोजित कर लेंगे। देखिए वेग इधर है, वेग इस डायरेक्शन में है u, ये यहां से थीटा कोण पर हमने इसको फेंका है। कितने कोण पर फेंका है, थीटा कोण पर हमने इसको फेंका है, u वेग से फेंका है। ठीक है, तो इसको हम घटकों में वियोजित कर लेंगे। किस में वियोजित कर लेंगे, इस u का क्षैतिज दिशा में जो घटक है वो तो हो जाएगा हमारे पास में u अक्ष, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक है उसको हम लिखेंगे u y से। आप यहां पर ही इस u अक्ष और u y की वैल्यू देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो u अक्ष तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। u अक्ष कितना हो जाएगा, u cos थीटा।
u है यहां पर प्रारंभिक वेग। देखो इन चीजों को, सारी चीजें मैं पुट नहीं करवा रहा। u प्रारंभिक वेग से हमने फेंका है, जिसका क्षैतिज घटक क्या है, u cos थीटा। क्लियर हो गया। फिर ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, uy, जो कि u sin थीटा के इक्वल है, u sin थीटा के इक्वल है। ये जो u है वो क्या है विद्यार्थियों, प्रारंभिक वेग से हमने फेंका है, और कोण कितना है, थीटा कोण है। क्लियर। तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक मिल चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव केवल ऊर्ध्वाधर घटक पर पड़ेगा। इस लाइन को भी, इस बात को भी दिमाग में फिट बैठा लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, पिंड के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लगने का मतलब एक बल काम कर रहा है, और बल काम करता है तो वो गति को प्रभावित करता है। और बल का मतलब ही क्या है, वो गति का विरोध करेगा, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ऊर्ध्वाधर जो गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर जो वेग है, उसमें परिवर्तन का काम कौन करेगा, गुरुत्वीय त्वरण करेगा। क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो कांस्टेंट बना रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण से वो प्रभावित नहीं होता। तो संपूर्ण गति के दौरान वेग का जो क्षैतिज घटक है वो नियत रहता है। ये क्षैतिज घटक है, वेग का क्या है, वेग का क्षैतिज घटक नियत रहेगा, क्षैतिज घटक। और ये संपूर्ण गति के दौरान क्या रहेगा, नियत। संपूर्ण गति के दौरान इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नियत रहेगी। क्लियर हो गया। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। ये चेंज होगा, और अधिकतम ऊंचाई पर इसका मान 0 हो जाएगा। ये तो पूरी गति के दौरान सेम ही रहेगा। ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब पिंड इस तल से टकरा रहा है ना, तब तक ये तो सेम रहना है। देखो इसको भी दिमाग में फिट बैठा लीजिए। जबकि ये जो घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, जैसे जैसे पिंड ऊपर जा रहा है ऊर्ध्वाधर घटक कम होता जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई पर ये 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और देखो यहां से अधिकतम ऊंचाई तक जो पीक पॉइंट है, वहां तक इसकी डायरेक्शन रहेगी ऊपर की ओर। u sin थीटा की डायरेक्शन किधर रहेगी, ऊपर की ओर। क्योंकि जैसे मान लो यहां पर वेग की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा, एक घटक क्षैतिज, एक घटक ऊर्ध्वाधर। लेकिन जैसे ही ये गति अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज की ओर होने लगेगी, उस कंडीशन में इस वेग का जो क्षैतिज घटक है वो तो क्षैतिज दिशा में रहेगा, उसी दिशा में ही रहेगा, बना रहेगा। ये तो कांस्टेंट रहना है। ये दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्षैतिज घटक कांस्टेंट रहेगा, क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी डायरेक्शन फिर नीचे हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर घटक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक तो क्षैतिज घटक क्या रहेगा, ऊपर की ओर, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। जबकि क्षैतिज घटक पूरी गति के दौरान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं एक एक करके कुछ बिंदु आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने जो प्रारंभिक वेग है उसको घटकों में वियोजित कर दिया है। अब मैं यहां पर आपको एक एक करके हम बताएंगे कि प्रक्षेप्य गति के दौरान कण के पथ का समीकरण। हमने आपको बता दिया कण का पथ कैसा होता है। यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि कण का पथ कैसा है, तो कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब हम यहां पर एक इक्वेशन के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसी परवलय यहां पर बनती है। क्लियर। चलिए मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से, फिर परवलय का समीकरण यहां पर हम प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे प्रक्षेप्य गति का समीकरण, पथ का समीकरण। देखिए हम यहां पर लेकर चल रहे हैं गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। और जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यहां से मैं बात करूं अक्ष घटक, अक्ष घटक की यदि हम बात करें, देन यहां से क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि अक्ष दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अक्ष दिशा में एक्सेलरेशन काम नहीं करता। y दिशा में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है, -g के इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखो समझे,
कि गुरुत्वीय त्वरण ही सिर्फ काम कर रहा है, क्योंकि पिंड है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण सदैव किधर काम करता है, नीचे की ओर। हमने वाई एक्सिस किधर ली है, ऊपर की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लिया जाएगा और माइनस में होगा। ए वाई ऊपर की ओर है तो जी नीचे की ओर है, माइनस में। क्लियर हो गया, ए वाई इक्वल टू माइनस जी हम पुट कर देंगे। देन यहां पर क्या आ जाएगा, देखो अक्स बराबर यू अक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा, प्लस में ये तो जीरो हो जाना है क्योंकि एक्स का मान कितना है, जीरो। तो यहां से यदि हम t निकालें तो t बराबर कितना आ जाएगा, अक्स अपॉन में u कोस थीटा। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, t बराबर अक्स अपॉन u कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर। अब मैं इसी द्वितीय समीकरण को, गति के द्वितीय समीकरण को हम y घटक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y घटक। देन y इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। देन यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी है, अक्स अपॉन u कॉस थीटा, प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस में जी, माइनस का साइन मैंने पहले पुट कर दिया है, अक्स अपॉन u कोस थीटा का स्क्वायर। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, अक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है एक परवलय का समीकरण है, क्योंकि इसमें y की घात 1 और x की घात कितनी है, 2 है। तो ये समीकरण किसका है, परवलय का समीकरण है। और जो प्रक्षेप्य गति है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति है, वो परवलयाकार पथ में होती है। किस पथ में होती है, परवलयाकार में। हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, वहां पर y और अक्ष के मध्य जो संबंध होगा, y और अक्ष दोनों में से एक के ऊपर घात 2, एक पर घात 1 होगी, तो वो परवलय का समीकरण होगा, प्रक्षेप्य गति को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो ये है प्रक्षेप्य गति का समीकरण। अब हम देख लेते हैं उड्डयन काल। देखिए उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल सुन लीजिए। उड्डयन काल किसे कहेंगे, कि संपूर्ण गति के दौरान, कि जिस क्षण हमने पिंड को फेंका है वहां से अंत तक जब तक वो गिर नहीं जाता, इस दौरान जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं उड्डयन काल। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने पिंड को फेंका है, गुरुत्व के अधीन प्रक्षेप्य गति करवा रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा ना, उस समय को हम कहते हैं उड्डयन काल। उस उड्डयन काल को हम निकाल लेते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रक्षेप्य गति के दौरान यहां से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज तक आने में लगा समय सेम होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना भी समय लगेगा ना, उतना ही समय कहां तक लगेगा, अधिकतम ऊंचाई से वापस धरातल तक गिरने में। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रारंभ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं कि भाई अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हम ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको दुगुना कर देंगे तो वो हमें उड्डयन काल प्राप्त हो जाएगा। उड्डयन काल होता क्या है, प्रक्षेप्य गति के दौरान, संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान लगा समय। मैं डेफिनेशन यहां पर पुट नहीं करवा रहा, मैं सूत्र आपके सामने पुट करवा रहा हूं कि सूत्र कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज तक आने में लगा समय सेम होगा, तो हम अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और उड्डयन काल दोनों में क्या संबंध होता है, उड्डयन काल, उड्डयन काल। और ये जो उड्डयन काल होता है कैपिटल टी होता है। उड्डयन काल क्या होता है, कैपिटल टी। ये दुगुना होता है अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। क्लियर। तो हम अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगे समय को हम याद कर लेते हैं।
मैं आपको बता दूं कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा जो समय है उसको हम दुगुना कर देंगे और अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य हो जाएगा। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? शून्य। गति का प्रथम समीकरण हम यूज में लेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। इसका हम अक्ष घटक देख लेते हैं। कौन सा घटक देख लीजिए? अक्ष घटक देख लीजिए। अक्ष घटक क्या हो जाएगा? सॉरी, y घटक देख लेते हैं। y घटक से ही निकलेगा। y घटक vy इक्वल टू uy प्लस AYT। अधिकतम ऊंचाई के ऊपर, अधिकतम ऊंचाई पर vy तो कितना हो जाएगा? 0। uy कितना है? uy है u साइन थीटा। ay कितना है? g। ये लगने वाला समय आ गया। तो t बराबर हमें मिल चुका है u साइन थीटा अपॉन g। ये अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय मिल चुका है विद्यार्थियों। अब हमने आपको पहले ही कह दिया है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से क्षितिज तक आने में लगा समय सेम होता है, दोनों बराबर होंगे। तो 2 टाइम्स कर दीजिए। उड़न काल कितना आ जाएगा? उड़न काल कैपिटल T इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। 2 साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? ये हमें मिल चुका है उड्डयन काल। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उड्डयन काल के बाद में हम बात करते हैं क्षितिज प्रास की। क्षितिज प्रास, क्षितिज प्रास क्या चीज है? क्षितिज प्रास है क्षितिज दिशा में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां से हमने छोड़ा और ये कितनी दूर जाकर गिरा, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी उसको हम कहते हैं क्षितिज प्रास। क्षितिज प्रास, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? तो क्षितिज प्रास हम रेंज ज्ञात कर लेते हैं, कितनी दूर जाकर गिरेगा इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। ये जो उड्डयन काल हमारे को मिला है इसी का ये हम प्रयोग करेंगे। देखिए, क्षितिज प्रास की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्षितिज प्रास की डेफिनेशन यदि आपको समझ में आ गई है तो फिर इजी है काम। क्षितिज प्रास की डेफिनेशन क्या है? संपूर्ण गति के दौरान क्षितिज दिशा में तय की गई दूरी या प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है उसी को हम क्षितिज प्रास कह रहे हैं। उसी को ही क्या कहा जा रहा है? यहां पर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्षितिज प्रास कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? क्षितिज प्रास। क्लियर? देखिए, क्षितिज प्रास, इसे हम कैपिटल R से पुट करेंगे और किसके इक्वल होती है? देखिए, यह है एक्स एक्सिस दिशा में तय की गई दूरी। एक्स एक्सिस दिशा में तय की गई दूरी, तो एक्स एक्सिस दिशा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। एक्स एक्सिस दिशा में चाल और कितना समय लगा? उड्डयन काल के इक्वल समय लगा। तो देखिए, ये क्षितिज प्रास क्या है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। और अक्ष दिशा में जो चाल है वो है u अक्ष और जो समय लगता है वो है उड्डयन काल के इक्वल। समय कितना लग रहा है? उड्डयन काल के तुल्य लग रहा है। और उड्डयन काल अभी अभी हमने फाइंड आउट किया u साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला यूज में आएगा बार बार। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान में रखना है t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना है? u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? चलिए, क्षितिज प्रास हमें क्या मिल जाएगी? u अक्ष की वैल्यू कितनी है? u अक्ष की वैल्यू यहां से देखिए u cos थीटा, u cos थीटा। t की वैल्यू कितनी है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं?
देखिए u इंटू यू स्क्वायर हो गया अपॉन जी हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आ गई है हमारे पास में प्रास, क्षैतिज प्रास, कैपिटल R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ गया है। क्लियर। अब देखिए ये क्षैतिज प्रास आ गई है। आपको इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। आपको थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, प्रारंभिक वेग दे दिया जाएगा और R का मान पूछ लिया जाएगा कि भाई किसी पिंड को हमने 30 डिग्री के कोण पर फेंका, 45 के कोण पर फेंका, 60 के कोण पर फेंका, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगी। सीधा क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है, तो वो तो एकदम इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। और आजकल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना भी सीधा नहीं पूछा जाएगा। देन यहां पर देखो एक पूछा जाता है कि अधिकतम क्षैतिज प्रास कितने कोण पर होगी। तो अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए क्या होगा कि ये साइन 2 थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू, मैं यहां पर साइन थीटा वर्ड बोल रहा हूं, साइन का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। तो यहां पर 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि हम किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फेंक सकते हैं, तो उसका जो मान है वो 0 से 1 के मध्य होगा। तो हमारे पास में यहां पर क्या है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और जब साइन 2 थीटा का मान 1 होगा तब उसकी जो प्रास है वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। चलिए देख लेते हैं। अधिकतम प्रास के लिए, अधिकतम प्रास के लिए, अधिकतम प्रास के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 होगा और ये मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। साइन 2 थीटा क्या होगा, अधिकतम, मैक्सिमम होगा। और उस साइन 2 थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया है, 45 डिग्री। इट मीन्स किसी पिंड को, इट मीन्स किसी पिंड को क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरने वाला है। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए अधिकतम जो क्षैतिज प्रास है, आर का जो मैक्सिमम मान है वो यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगा। साइन 2 थीटा है वो 1 हो जाएगा। आर मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगा। विद्यार्थियों ये समझ में आ जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक, ये मैंने लिख दिया है उड्डयन काल, ये मैंने पुट कर दिया है क्षैतिज प्रास, और ये है अधिकतम क्षैतिज प्रास। अब मैं कुछ बातें क्षैतिज प्रास से जुड़ी हुई कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जैसे हम किसी पिंड को थीटा कोण पर फेंकें और 90 - थीटा कोण पर फेंकें तो उनकी प्रास सेम होगी। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। थीटा कोण पर फेंकने वाले पिंड की और 90 - थीटा पर फेंकने वाले पिंड की, दोनों की प्रास क्या होगी, सेम होने वाली है। कैसे होगी वो भी देख लीजिए। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। और आर का जो फॉर्मूला हमारे पास में है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसी पिंड को थीटा और 90 - थीटा कोण पर यदि हम फेंकें तो उनकी प्रास क्या होगी, सेम होने वाली है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। थीटा पर तो क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला ये रहा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम कोण कितना लेकर चलें, 90 - थीटा पर 90 - थीटा पुट कर देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 90 - थीटा अपॉन जी। देन यहां से ये, इसको मैं R2 कह दूं तो R2 बराबर कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 180 - 2 थीटा। और साइन 180
-2 थीटा साइन 180 -2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ही हो जाएगा फिर से। तो वही का वही प्राप्त हो रहा है। इट मीन से R2 और R1 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से एक तथ्य निष्कर्ष निकला है, उसको एकदम क्लियर कर लो कि थीटा और 90 - थीटा कोण पर फेंके गए पिंड की परास क्या होगी, सेम होगी। चलो देखते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये ऐसे है कि हमने यहां से किसी कण को थीटा कोण पर फेंका। कितने कोण पर फेंका, थीटा। और एक यहां से इस तरीके से फेंक रहे हैं, ये भी कोण थीटा है। तो ये कोण थीटा हो गया। तो ये यहां से यहां तक, इसका यहां से यहां तक का ये वाला जो कोण है वो कितना हो गया, 90 - थीटा हो गया। क्योंकि टोटल कोण 90 होता तो इसमें से थीटा घट गया तो कितना रह गया, 90 - थीटा। तो किसी कण को थीटा कोण पर या 90 - थीटा कोण पर फेंकेंगे तो उनकी क्षैतिज परास सेम होगी। R1 और R2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हालांकि इनके द्वारा तय की गई ऊंचाइयां हैं वो भिन्न भिन्न होगी, ऊंचाइयां क्या है, अलग अलग है, बट क्षैतिज परास सेम है। क्लियर हो गया। एक तथ्य और बताता हूं मैं यहां पर ही आप लोगों को कि यदि हम किसी पिंड को 45 प्लस थीटा का मान 45 प्लस अल्फा और 45 - अल्फा है तो भी क्षैतिज परास सेम रहेगी। या मैं कह दूं 45 प्लस थीटा और 45 - थीटा, तो उनकी परास सेम रहेगी। चलिए मैं यहां पर एंगल को अल्फा में पुट करूंगा ताकि हम थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। एक बार मेरी बात को फिर से सुनना। अभी तो मैंने बताया कि थीटा और 90 - थीटा कोण पर किसी पिंड को यदि हम फेंकें तो उनकी क्षैतिज परास सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डिस्टेंस पर जाकर गिरेंगे। अगला जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि 90, देखो 90 का आधा कर रहा हूं 45 प्लस अल्फा कोण पर फेंकेंगे आप किसी पिंड को, 45 - अल्फा पर किसी कोण को फेंकेंगे, पर यदि किसी पिंड को फेंकेंगे तो उनकी फिर भी परास सेम होगी। फिर भी परास क्या होने वाली है, सेम होगी। देखो देख लीजिए, थीटा बराबर 45 प्लस अल्फा या 45 - अल्फा पर परास सेम होगी। तो मैं यहां पर R1 बराबर, देखो अब एक बार तो ले लेता हूं मैं 45 प्लस अल्फा u²/g साइन 2 थीटा। थीटा का मान कितना है, 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा तो u² साइन 90 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 2 अल्फा आ गया। R1 का मान कितना आ गया, कोस u²/g कोस 2 अल्फा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहां पर थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें, 45 - अल्फा। 45 - अल्फा पर क्या आ जाएगा, R2 से मैं यहां पर पुट कर दूं तो u²/g साइन 2 45 - अल्फा। और साइन 45 - अल्फा यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन 90 - 2 अल्फा, साइन 90 - 2 अल्फा। यहां पर प्लस में 2 अल्फा था और साइन 90 - 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कोस 2 अल्फा। तो u²/g कोस 2 अल्फा। और ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो R2 किसके बराबर आ गया, R1 के इक्वल आ गया है। क्लियर। यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्षैतिज परास से रिलेटेड जो बिंदु थे मैंने एकदम क्लियर कर दे हैं, समझ में आ जाने चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रक्षेप्य गति के दौरान जो पिंड है वो कितनी ऊंचाई तक, उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब देख लेते हैं हम प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कौन सी है, पीक पॉइंट पर जब प्रक्षेप्य पहुंचेगा तो उसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को हम कह रहे हैं अधिकतम ऊंचाई, और उसे हम कैपिटल H से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, कैपिटल H से लिखा जाएगा, पुट किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे
और अधिकतम ऊंचाई को हम किससे लिख रहे हैं? कैपिटल एस से लिख रहे हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो, हम ये जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा, तो हम गति के समीकरणों का ही प्रयोग करके निकालने हैं। और ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमारे को कितना लेकर चलना है? शून्य लेकर चलना है। हम गति का तीसरा समीकरण ले ले, गति का तीसरा समीकरण जिसमें ऊंचाई भी आती है, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक भी आएगा, मतलब वेग का घटक भी आता है। तो देख लेते हैं यहां पर गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से तीसरा समीकरण क्या है? क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। यहां पर आप देखें y घटक क्या हो जाएगा? y घटक हो जाएगा vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस में 2gh, ये हो जाएगा 2gh। ये y घटक मैंने कर दिया है। अब हम लेंगे अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? देखिए, यही अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो y घटक है वो 0 हो जाएगा। और इसके अलावा ऊंचाई है ना, ये h है, वो कैपिटल H के इक्वल लेंगे, क्योंकि ऊंचाई क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? कैपिटल H के इक्वल हो जाएगी विद्यार्थियों। चलिए, तो यहां से 0 बराबर क्या आ गया? uy कितना है? यहां से देखिए u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस में 2g कैपिटल H, यहां से कैपिटल H कितना आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई का सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। तो हम अभी तक हमने देखिए क्या क्या देख लिया है। हमने प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण देख लिया है, उड्डयन काल देख लिया है, क्षैतिज प्रास का मान देख लिया है, अधिकतम क्षैतिज प्रास देख लिए और अधिकतम ऊंचाई भी हमने देख ली है। अब देखो, अधिकतम ऊंचाई, यदि हम किसी पिंड को फेंकें तो ज्यादा से ज्यादा, एक तो है प्रक्षेप्य के दौरान अधिकतम ऊंचाई, और वो अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करेगा? किस कोण पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा? जब साइन थीटा का मान 1 हो जाए। साइन थीटा का मान कितना हो जाए? 1। तो थीटा का मान कितना होगा यहां पर? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर आप फेंकेंगे तब h का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा। h है ना, ये भी मैक्सिमम होगा। और कब होगा? जब आप थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। थीटा बराबर कितना ले लेते हैं? 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। इसका मतलब है ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि आप किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। बात समझ में आ गई? अब मैं एक रिलेशन भी जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, क्षैतिज प्रास और अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये पूछ लेते हैं। तो चलिए, दोनों के फॉर्मूले हमारे पास में है, सीधा सीधा हम ज्ञात कर लेंगे यहां से। देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतम ऊंचाई, जो कि हमने दे रखी है, अभी हमने निकाल ली है, और क्षैतिज प्रास, दोनों के मध्य रिलेशन। तो देखिए क्या रिलेशन होगा, देखिए R अपॉन H निकालना है। R का मान कितना है? ये रहा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g अपॉन कैपिटल H का मान कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया। देखो यहां पर क्या निकलता है? u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, 2, ये 2 ऊपर चला गया। साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख दूं? 2 साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। r अपॉन में h बराबर कितना आया? 4। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कोट थीटा। और यहां से r बराबर आ गया है 4h कोट थीटा। r बराबर क्या आ गया है? 4h कोट थीटा। कैपिटल R इक्वल टू क्या आ गया? 4h कोट थीटा। ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तक मैंने जो बताया आपको वो समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम किसी क्षण विशेष पर कण का तात्क्षणिक वेग देखें, और यहाँ से कण प्रक्षेप्य गति के दौरान यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर उसका वेग क्या होगा, वेग जैसे यहाँ पर तो देखो इस दिशा में, अब वेग हो गया v। इस तात्क्षणिक वेग v का मान हमें निकालना है। इस वेग के घटक होंगे, देखो इसे समझो, इस वेग का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो तो है vx, इस डायरेक्शन में जो घटक है वो है vy। तो ये जो v है, ये वाला v, ये वेक्टर के रूप में हम vx ik प्लस vy j कैप ऐसे लिख सकते हैं। vx है वेग का क्षैतिज घटक, और हम ये जानते हैं कि वेग का जो क्षैतिज घटक है वो संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान चेंज नहीं होता। तो ये जो vx है वो ux के इक्वल ही है, क्योंकि ux कह दो vx कह दो एक ही बात है, क्योंकि तो चेंज ही नहीं हो रहा। एक बार इसको क्लियर कर लो, क्षैतिज घटक संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान चेंज नहीं हो रहा, और यहां पर ये vx क्या है, वेग का क्षैतिज घटक, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो vx है वो तो ux के इक्वल है, और ux कितना है, u cos थीटा के इक्वल है, u cos थीटा के तुल्य है, इक्वल है। ओके, अब हमें देखना है वेग का y घटक t समय पर, जैसे मान लो t समय पर यहां पहुंच गया पार्टिकल, तो वेग का y घटक देख लेते हैं, वेग का y घटक कितना है। चलिए एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं, और हटाने के पश्चात हम वेग का y घटक देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बट आप धैर्य बनाए रखिए, कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े रहिए। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के या नीट आईआईटी से रिलेटेड यदि आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इन नोट्स की ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, इनसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर वेग का जो तात्क्षणिक मान है वो निकालना चाह रहा हूँ, और उसमें हमने उसका क्षैतिज घटक देख लिया है। क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है, vx है वो ux के इक्वल रहेगा, और ux u cos थीटा के इक्वल है ही। अब हम गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण हमारे पास में v बराबर u प्लस at, और हम बात करें हमें vy चाहिए, हमें क्या चाहिए vy, तो y घटक क्या हो जाएगा इसका, y घटक बराबर vy बराबर uy माइनस, देखो चलिए एक बार मैं ay लिख देता हूं फिर देखेंगे। चलिए vy बराबर uy का मान कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा, ay का मान कितना है माइनस में g, t एच डी पढ़ाई है, ये आ गया हमारे पास में vy। तो ये आ गया वेग का तात्क्षणिक मान, v वेक्टर इक्वल टू vx तो हो गया u cos थीटा, ये आ गया i कैफ। फिर vy कितना है, ये रहा u साइन थीटा माइनस में gt, और यह है j कैप दिशा में। तो ये आ चुका है वेग का तात्क्षणिक मान, वेग का तात्क्षणिक मान आ गया है। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यदि मैं इसका परिमाण देखूं तो परिमाण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर v वेक्टर का मोड, देन यहां से क्या आ जाएगा i कैप का गुणांक का वर्ग, तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग, तो u साइन थीटा माइनस में gt का वर्ग, कंडूट कर देंगे क्योंकि दोनों ही जो घटक हैं vx और vy एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन यहां से यही आ जाएगा। ओके, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u जी टी साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहां से इन दोनों को मिलाकर हम क्या पुट कर दें, यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। फिर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा का रूट, ये आ गया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तात्क्षणिक वेग का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। प्रक्षेप्य गति के दौरान t समय पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो क्या रहेगी, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा का रूट। ओके, यदि हमें इसका कोण देखना हो कि भाई एंगल कितना रहेगा, वेग का जो एंगल है वो कितना रहेगा, तो उसको मैं tan अल्फा से पुट कर दूं। किससे लिख दें, चलिए इसको एक बार मिटाकर फिर पुट करते हैं। यहां पर पुट कर देता हूं। अब मैं इन सबको अब हटाना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस देखेंगे अब इसके पश्चात हम। देखिए tan अल्फा बराबर वी वाई अपॉन, जैसे मान लीजिए कि इसको हम अल्फा एंगल कह दें तो ये तो हो गया वी वाई, बट्टे में ये हो गया वी एक्स। वी वाई कितना है, ये पड़ा इधर, ये रहा u साइन थीटा माइनस में जी टी अपॉन वी एक्स, ये रहा u कोस थीटा। ओके, तो एंगल यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल तो आपके पास में दो सदिश से दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सीधा सीधा एंगल निकालने का तरीका हम जानते हैं। सदिशों में सदिश का एक टॉपिक में हमने सदिशों का वियोजन पढ़ाया था, वहां पर सीधा सिंपल सा तरीका था, वही तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, एक होता है प्रक्षेप्य गति के दौरान ऊर्जा, प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल की ऊर्जा, तो वेग के जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक है वो भी हमारे काम में आएंगे। चलिए देख लेते हैं ऊर्जा, प्रक्षेप्य गति के दौरान ऊर्जा। तो प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, गुरुत्व के अधीन गति करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा तो होती ही होती है, साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होगी। लेकिन जिस क्षण पिंड को फेंका जाता है, जिस क्षण पिंड को फेंका जाता है उस क्षण पर सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा रहेगी, और उसको किस वेग से फेंका गया, यू वेग से फेंका गया। तो कुल जो ऊर्जा है, पार्टिकल की जो कुल ऊर्जा है वो 1/2 एम यू स्क्वायर के इक्वल होगी। यू वेग से फेंका है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यू वेग से फेंका है तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए गतिज ऊर्जा, किसी क्षण विशेष पर जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, यही होती है। और यहां से ये रहा वी स्क्वायर, तो ये हो गया, यही क्या हो गया है, वी स्क्वायर हो गया है। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसी तरीके से एच ऊंचाई पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। ओके, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई के ऊपर क्या लिख देंगे, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो 0 हो जाएगा, केवल क्षैतिज घटक रहेगा। तो क्षैतिज घटक क्या रहेगा, u कोस थीटा, तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और अधिकतम ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी रहेगी, एम जी कैपिटल एच, और कैपिटल एच अभी अभी हमने निकाला है एम जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है वापस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है, जी से जी कैंसिल हो गया है, 1/2 एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन यहां से 1/2 एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
ये हो जाएगा 1, तो हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगी, जो हमने पहले ही बता दी थी, शुरू में बता दी। ठीक है, तो ये तो हो गई है थ्योरी, कॉन्सेप्ट सारे के सारे। अब हम देखेंगे एक एक करके इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस। धैर्य बनाइए रखिए, देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस अब हम ले लेते हैं एक एक करके। पहले हम सिंपल से क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े से जटिल क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की गोली की अधिकतम प्रयास 16 किलोमीटर है। यदि क्षैतिज प्रयास की बात करें तो मैक्सिमम जो क्षैतिज प्रयास है वो 16 किलोमीटर है। यदि g बराबर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा, गोली को किस वेग से दागा गया है वो हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं r मैक्सिमम बराबर क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन g होता है। क्लियर, तो u बराबर क्या आ जाएगा, r मैक्सिमम इंटू g। देखिए यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। r का मान कितना है 16,000 मीटर, g का मान कितना है 10, इसका अंडरूट कर देंगे। 16 का अंडरूट तो कितना हो गया 4, ये 4 जीरो है, इनका अंडरूट क्या हो गया 2 जीरो, मीटर प्रति सेकेंड। ये आगे u बराबर 400 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम प्रयास और उड़ान समय का वर्ग का अनुपात क्या होगा। अधिकतम प्रयास, और देखिए अधिकतम प्रयास के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है 45 डिग्री। तो देखिए आर और वे जो आवर्त काल है, सॉरी जो उड़ान का समय है, उड्डयन काल है, उसका वर्ग का अनुपात पूछा। आर कितना होता है, आर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। और टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके, देन यहां से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 गुणा 45 बट्टे में ये क्या आ गया, स्क्वायर करेंगे तो 4 यू स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर, और जी का स्क्वायर करेंगे तो जी एक तो कट जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ये आ जाना चाहिए। अब देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो गया, ऊपर बच गया जी। जी का मान होता है 9.8, नीचे पड़ा है 4, नीचे क्या पड़ा है 4 पड़ा है, एक तो नीचे क्या पड़ा है 4 पड़ा है। तो यहां से साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से 2 रह गया, तो 9.8 अपॉन 2 ये आ गया 49 अपॉन 10, ये रेशियो आ गया, या 4.9 आ जाएगा। एक ही बात है, समझ में आ जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सीधे सूत्रों पर आधारित हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर आधारित हैं। यदि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल यदि नहीं आ रहे, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस का अभाव है। जोड़ बाकी गुणा भाग, इसके अलावा घातांक के नियम, घातें कैसे कटती है कैसे नहीं कटती है, कैलकुलेशन फास्ट कब होगी। देखिए पहली चीज तो है कि हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना चाहिए, फिर बाद में बात आती है स्पीड की। स्पीड प्लस एक्यूरेसी हमें दोनों चाहिए। तो पहला काम तो एक्यूरेसी। देखो केवल एक्यूरेसी से भी काम नहीं चलेगा, यदि आपकी स्पीड कम है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, पहले एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, फिर यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई फिर आप क्या करें, प्रैक्टिस करें बार बार, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है। देखो कोई कुछ भी कहें कि भाई इस तरीके से पढ़ो उस तरीके से पढ़ो, एक ही है मंत्र, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। दूर नहीं भागना है कि ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये नहीं करेंगे, ये हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे पड़े रहिए। जितनी आप प्रॉब्लम्स के पीछे पड़े रहेंगे
प्रॉब्लम्स आपसे दूर हटती चली जाएगी, आपके लिए थोड़ा इजी होता जाएगा। फिजिक्स जितनी इजी होगी आपका सिलेक्शन उतना ही आसान होगा। फिजिक्स ही मैटर करती है नीट और आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, ओके, स्पेशली नीट के लिए। तो फिजिक्स पूरा का पूरा दायरा क्रिएट कर देती है, जिसको फिजिक्स आती है उसी का ही सिलेक्शन हो पाता है, ओके। देन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस एक एक करके समझने होंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है कि एक कण को u वेग से थीटा कोण पर फेंकने पर प्रास कितनी है, r। हम ये तो जानते हैं u साइन टू थीटा अपॉन g प्रास होती है। यदि प्रारंभिक वेग को दोगुना कर दें, प्रारंभिक वेग को क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, और प्रक्षेपण कोण थीटा ही रहे, तो नई प्रास क्या होगी, नई प्रास क्या है, r डेस। नया वेग क्या है, u डेस। और वेग जो u डेस है वो पहले वाले वेग का दुगुना है, तो 2u का स्क्वायर कर देंगे। 2u का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से 2u का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4r। नई प्रास है वो पहले वाली प्रास की क्या आ गई है, 4 गुना आ गई है। नई प्रास क्या होगी, पहले वाली, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g तो हो गया r, तो यहां से 4 निकल गया एक्स्ट्रा, ओके। समझ में आ जाना चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने और लिए हैं। एक गोली u वेग से दागी जाती है, प्रारंभिक वेग उसका क्या है, u है, जो 37-60 डिग्री कोण बनाती है। प्रारंभिक जो वेग है उसका कोण है 60 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने पर गोली के वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा। देखिए हमने आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया है कि क्षैतिज घटक संपूर्ण गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। पूरी गति के दौरान चाहे वो किसी भी बिंदु पर हो, कितने ही समय पर हो, किसी भी बिंदु पर हो, संपूर्ण गति के दौरान वेग का जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक पूछा है हमारे को, अधिकतम ऊंचाई के ऊपर पूछा है। यहाँ पर क्षैतिज घटक प्रारंभिक क्षैतिज घटक के तुल्य होगा, u cos थीटा के इक्वल होगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो u/2 इसका आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, तो हम आपको बता दें कि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा उसका वेग कम होता होता अधिकतम ऊंचाई पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया है कि ऊर्ध्वाधर घटक के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ेगा और वेग धीरे धीरे कम होते अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा। क्षैतिज घटक तो पूरी गति के दौरान सेम रहेगा, तो क्षैतिज घटक तो ये होगा। और यदि मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम ऊंचाई पर, तो वो कितना होगा, 0 होगा विद्यार्थियों। क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें कोई प्रक्षेप्य गति दे रखी है और उसमें प्रक्षेप्य के लिए y इक्वल टू एक रिलेशन दे रखा है 8t - 5t² और अक्ष बराबर दे रखा है 60। हमें उस प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग पूछा है। इट मीन्स t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देन यहां से देखिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, dy/dt, तो ये आ गया 8 - 10t, 8 - 10t। ये आ गया हमारे पास में वेग का y घटक, क्योंकि dy/dt है तो y में परिवर्तन, तो वेग का y घटक आ गया। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dx/dt, ये आ गया हमारे पास में 6, तो ये आ गई वेग का अक्ष घटक। तो u अक्ष तो आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। और ये देखिए प्रारंभिक वेग की बात करें तो uy t बराबर 0 पुट कर दो, ये आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। देखो मैंने कैसे किया, इसको समझो आप एक बार कि हमें y की वैल्यू दे रखी है, अक्ष की वैल्यू दे रखी है। प्रारंभिक वेग एक्चुअल में क्या है, प्रारंभिक वेग है u, जो कि क्या है, u वेक्टर इक्वल टू u अक्स i के प्लस uy j के, यही तो है, यही है। परिमाण भी निकाल लेंगे तो u अक्स तो क्या होता है,
dx बाई dt। और देखो ux तो पूरी गति के दौरान सेम रहता है, 6 मीटर प्रति सेकंड है, पूरी गति के दौरान 6 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, इसमें समय के साथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्षैतिज घटक परिवर्तित नहीं होता है। फिर देखिए ऊर्ध्वाधर घटक y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वेयर है। देन यहां से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो vy आ जाएगा, और vy क्या है dy बाई dt। तो यहां से ये आ गया 8 माइनस 10t। तो इसको हम ये तो आ गया y घटक। y घटक समय पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको पहले भी कह दिया है, y घटक स्थिति पर समय पर डिपेंड करेगा। क्लियर। लेकिन प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, y घटक यदि y घटक निकाले हम प्रारंभिक वेग का तो उसमें समय बराबर 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दे, ये 8 आ गया। क्लियर। तो यदि हम इसको सदिश के रूप में लिखें तो ये तो आ गया 6ik प्लस 8jk। और यदि हम इसका परिमाण निकालें तो u बराबर कितना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, तो यह आ गया 36 प्लस 64 100 का रूट, और 100 का रूट कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर आप देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग ik प्लस 2jk मीटर पर सेकंड दिया जाता है, जहां ik पृथ्वी के साथ मतलब क्षैतिज दिशा में ik घटक है और ऊर्ध्वाधर दिशा में jk घटक है। हमें क्या करना है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होगा, प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण आपको ज्ञात करना है। देन यहां से इसको मैं क्या लिख दूं, देखो ध्यान देना, बोर्ड पर फोकस कीजिए। u वेक्टर इक्वल टू होता है ux ik प्लस uy jk, और ये हमें दे रखा है ik प्लस 2jk। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को क्या कर ले हम कंपेयर करें, तो ux बराबर तो कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, और uy बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, कंपेयर करेंगे तो ux और uy की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, प्रक्षेप का पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण है, इट मीन्स अक्ष और y की टर्म्स में हमें चाहिए, और अक्ष और y की वैल्यू होती क्या है, अक्ष बराबर तो होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और ये तो देखो ax तो 0 होता है, प्रक्षेप्य गति के दौरान ax क्या होता है 0 होता है। तो uxt क्या रह गया uxt, तो अक्ष बराबर आ गया हमारे पास में uxt, ux का मान कितना है 1, तो अक्ष बराबर आ गया t। ये मिल चुका हमें, अक्ष बराबर क्या आ गया t। अब मैं बात करूं y घटक की, तो uy माइनस 1/2 g t स्क्वायर, तो y बराबर uy की वैल्यू कितनी है 2, t का मान कितना है अक्ष, तो 2 अक्ष माइनस 1/2 g का मान आपको कितना लेना है, क्वेश्चन में कह रखा है 10 लीजिए तो हम 10 रख देंगे, t का मान तो अक्ष स्क्वायर। तो यहां से ये क्या आ गया है y इक्वल टू, देखिए 2 अक्ष कट जाएगा तो माइनस में 5 अक्ष स्क्वायर, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर आ चुका है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। विद्यार्थी कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास में, एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है जिसकी गतिज ऊर्जा E है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसकी कितनी है E है। देखिए हम आपको बता दें कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी संपूर्ण गति के दौरान ऊर्जा की इक्वल होती है। तो जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो E है, हाफ m u² से दी जाती है। ओके, थीटा बराबर 45 डिग्री पर कितने कोण पर फेंका गया है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब मेरी बात सुनो, उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है, उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाता है 0, केवल क्षैतिज घटक रहता है। तो क्षैतिज घटक, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उच्चतम बिंदु पर ही पुट कर रहा हूं मैं गतिज ऊर्जा, जो कि क्या होती है हाफ m
यू अक्स का स्क्वायर, हाफ एम यू अक्स का स्क्वायर, क्योंकि y वाला घटक तो 0 होता है, अधिकतम ऊंचाई पर y घटक क्या हो जाता है 0, केवल क्षैतिज घटक रहता है। और हम ये जानते हैं कि क्षैतिज घटक तो पूरी गति के दौरान ही कांस्टेंट रहता है। देन यहां से इसको मैं ऐसे लिख दूं, हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और देखिए कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 1/2 एम यू स्क्वायर, और इसका मान आ गया 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ गया। ये क्या है ई, तो E/2 आ जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी E/2, E/2। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि θ1 बराबर 30 डिग्री पर किसी पार्टिकल को हम 30 डिग्री के कोण पर फेंकें तब ऊंचाई है h1, और यदि उसी पार्टिकल को हम 60 डिग्री के कोण पर फेंकें तब जो ऊंचाई है वो है h2। इनका अनुपात क्या होगा? फॉर्मूले हैं दोनों में, प्रारंभिक वेग दोनों के सेम दे रखे हैं, केवल कोण बदला है तो ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है, वो हम देख लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि h1 बट्टे में h2 बराबर, फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बट्टे में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको मैं θ1 कह दूं, इसको θ2 कह दूं। देखो केवल और केवल हमारे पास में ये रहेगा साइन स्क्वायर θ1 अपॉन साइन स्क्वायर θ2, और θ1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इसका स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 आएगा, 1/3। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है पहले तो कि प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में क्या संबंध होता है। जितना प्रारंभिक वेग होता है उतना ही अंतिम वेग का परिमाण होता है, परिमाण समान होता है। प्रारंभिक वेग और इस बिंदु पर वेगों का परिमाण क्या रहेगा सेम। देखो कैसे, एक और देखें, बिंदु बी पर आपको वेग पूछा है, बिंदु बी पर क्या पूछा गया है वेग पूछा है, जबकि प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है। कैसे याद करेंगे, देखियो इस बिंदु के ऊपर वेग का जो क्षैतिज घटक है इस डायरेक्शन में वेग है v, इस डायरेक्शन में, तो इसके दो घटक हो गए, एक तो इस डायरेक्शन में घटक vx, तो ये जो vx है ये तो ux के इक्वल ही है, जो कि 2 है, जो कि क्या है यहां पर 2, और ये जो घटक होता है इसकी ठीक विपरीत दिशा में होता है, vy है जो -ui के इक्वल होगा, जो कि -3 हो जाएगा। देन यहां से v वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा vx i k प्लस vy j कैप इक्वल टू आ जाएगा 2i कैप -3 j कैप। देखो केवल और केवल y घटक की दिशा बदली है, y घटक की क्या बदली है दिशा बदली है। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण गति के दौरान क्षैतिज घटक कांस्टेंट रहता है, जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है इससे पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर, इसके बाद में अधिकतम ऊंचाई के बाद में वेग का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर, और क्षैतिज तल में एक सिद्ध में इस बिंदु पर वेग और इस बिंदु पर वेग सेम होगा, वेग का परिमाण सेम होगा, वेग का परिमाण सेम होगा, क्षैतिज घटक भी सेम होगा। ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर, इसमें ऊर्ध्वाधर घटक नीचे, बस इतना ही फर्क है। तो इस बिंदु के ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर, इसमें ऊर्ध्वाधर घटक नीचे, परिमाण दोनों का सेम है, केवल डायरेक्शन बदलेगी, केवल क्या बदलेगी। तो एक ही क्षैतिज तल पर यदि आप वेग, इस बिंदु पर वेग और इस बिंदु पर वेग देखें तो वो सेम होगा। ओके, ये एकदम क्लियर कर लेना। तो इसमें से जुड़ा हुआ जो भी सारा कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया है कि प्रारंभिक वेग यदि ये है तो अंतिम वेग क्षैतिज तल से टकराते समय जो वेग होगा वो 2i कैप -3 j कैप के इक्वल होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें ये बता रखा है कि नियत त्वरण है y दिशा में। नियत त्वरण कौन सी दिशा में, पिंड है उसके ऊपर y दिशा में ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जैसे मैं इसको कह दूं कि a y है वो a के इक्वल है और y अक्ष दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है। ओके,
यदि y दिशा में ही एक्सेलरेशन लग रहा है तो x दिशा में एक्सेलरेशन 0 लेकर चलेंगे। और हमें एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर bx², जहां b क्या है, कांस्टेंट है। तो x दिशा में वेग का घटक क्या होगा, x दिशा में वेग का घटक। चलिए देख लेते हैं, इस इक्वेशन से ही हम देख लेते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dt, t के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, b 2x dx/dt, ये आ गया। ये तो हमें मिल चुका है vy बराबर 2x vx। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो dvy/dt बराबर 2b, एक बार हम vx को एज इट इज रख लें, dx/dt। एक बार हम क्या कर दें, 2b vx को x को एज इट इज रख लें, vx का कर देते हैं। ओके, चलिए इसको आप देखें, समझ लीजिए। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का y घटक आ गया, एक्सेलरेशन का y घटक बराबर 2b vx, ये भी क्या आ गया vx प्लस 2bx, और ये आ गया ax। और ax तो कितना है, 0। ax तो कितना है, 0 हो गया। ये 0 हो गया तो ये क्या आ गया, vx² बराबर ay/2b, और vx बराबर कितना आ गया, यही तो हमें चाहिए, अंडर में a/2b, ये आ गया विद्यार्थियों, vx बराबर a/2b का रूट। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने प्रक्षेप्य गति से संबंधित संपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देखा, कॉन्सेप्ट समझा और उन पर आधारित क्वेश्चंस भी देखें। बेसिक जानकारी आज के इस वीडियो से हमने दे दी है। इस समतल में गति के अंत में हम प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने त्रियक प्रक्षेप्य गति के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का अध्ययन करेंगे, देखने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।